हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस के बारे में। तो एक हाइड्रोमेटलर्जी का एक स्टेप होता है, ठीक है। तो हाइड्रोमेटलर्जी में अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने स्टेप आप लोगों को बताया था फीड प्रिपरेशन। इसमें हम जो ओर होता है उसको प्रिपेयर करते हैं लीचिंग के लिए, ठीक है। उसको प्रॉपर साइज़ में तोड़ते हैं, उसका मिनरल प्रोसेसिंग करते हैं। इसके अलावा अगर हमको केमिकल कन्वर्जन की ज़रूरत पड़े तो हम उसका रोस्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग में हम क्या करते हैं, जो लीच लिकर होता है, तो लीच लिकर नहीं, लीचिंग सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, उसके अंदर हम अपने क्या करते हैं, ओर को डिज़ोल्व कराते हैं, ठीक है। तो ओर को जब डिज़ोल्व कराते हैं तो क्या होता है, ओर के अंदर जो इंपॉर्टेंट मेटल होता है खाली वो डिज़ोल्व होता है, ठीक है। जितने भी गैंग और अदर मेटल होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेप इसमें क्या होता है, जो गैंग होता है उसको फिल्टर से अलग कर लेना और लीचिंग सॉल्यूशन को अलग कर लेना, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाता है, लीचिंग सॉल्यूशन जिसको लीच लिकर बोलते हैं, उसके अंदर भी मेटल क्या है, डिज़ोल्व है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस मेटल से और इस लीच लिकर से मेटल को अलग करना, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। तो लीचिंग सॉल्यूशन से या लीच लिकर से मेटल को अलग करने का ये एक प्रोसेस है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है। अब देखो ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। तो देखो आयन एक्सचेंज प्रोसेस में क्या होता है, तो नाम से देखो पता चल रहा है आयन एक्सचेंज, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास ऐसा एक रेजिन होता है, ठीक है। रेजिन अभी आपको मैं फ़ोटो दिखाऊंगा, ऐसे गोल गोल एक रेजिन होता है, ठीक है। वो आयन एक्सचेंज करने में कैपेबल होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो लीच लिकर सॉल्यूशन होता है ना, उसको उस रेजिन में डालते हैं। तो इससे क्या होता है, जो लीच लिकर के अंदर जो मेटल डिज़ोल्व है अभी, वो क्या कर लेता है ना, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है रेजिन के अंदर। मतलब उस आयन को कौन ले लेता है, रेजिन ले लेता है। और रेजिन में जो आयन्स होते हैं वो लीच लिकर में चले जाते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो गया, ठीक है। अब उस रेजिन के अंदर अभी क्या है, मेरा मेटल है। जो पहले लीच लिकर के अंदर था वो कहाँ चला गया, रेजिन के अंदर चला गया आयन एक्सचेंज से। अब मैं क्या करूँगा, उस रेजिन में जो मेटल मेटल अभी एब्जॉर्ब है या, है ना, रेजिन के अंदर जो मेटल चला गया उसको रिकवर करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक दूसरा सॉल्यूशन लूँगा, ठीक है। कोई और सॉल्यूशन लूँगा, उसको उस रेजिन से, रेजिन के थ्रू होते हुए ले जाऊँगा। तो उससे क्या होगा, रेजिन के अंदर अब जो मेटल है वो किसके अंदर चला जाएगा, तो दूसरा सॉल्यूशन जो मैंने लिया था उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली मैं कर क्या रहा हूँ, आयन एक्सचेंज से जो हमारे पास लीच लिकर है जिसके अंदर भी मेटल डिज़ोल्व है उसको दूसरे सॉल्यूशन में मुझे ट्रांसफ़र करना है, मेटल आयन को। जो मेटल इसके अंदर डिज़ोल्व है उसको लीच लिकर से दूसरे सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र करना है मुझे, ठीक है ना। अब देखो हम ऐसा करते क्यों कि दूसरे सॉल्यूशन में मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरा सॉल्यूशन जो होगा ना, वहाँ से मेटल की रिकवरी आसान होगी। वहाँ से मेटल को प्रेसिपिटेट आउट करना, प्रेसिपिटेट करके अलग करना आसान होगा दूसरे सॉल्यूशन से, जो कि लीच लिकर से पॉसिबल नहीं है। तो हम आयन एक्सचेंज से अल्टीमेटली यही करते हैं, एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जो मेटल जो डिज़ोल्व है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बीच में क्या स्टेप होता है, एक आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है जिसके अंदर रेजिन्स होते हैं, ठीक है। तो रेजिन्स के अंदर पहले मेटल आयन ट्रांसफ़र होता है, फिर इस रेजिन से ये मेटल आयन दूसरे सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो इसमें अब देखो आयन एक्सचेंज का एप्लीकेशन क्या क्या है। देखो आयन एक्सचेंज का बहुत सारा एप्लीकेशन है, उसमें से एक हमारा मेटलर्जी का एप्लीकेशन है, हाइड्रोमेटलर्जी में, ठीक है। देखो क्या क्या एप्लीकेशन है, पहले तो प्राइमरी मेटल रिकवरी, ठीक है। ठीक है, मेटलर्जी में पहला एप्लीकेशन क्या है, हमारा जो मेटल है उसको रिकवर करना, कहाँ से, लीचिंग सॉल्यूशन से रिकवर करना, ठीक है। इसके अलावा जब हम मोलिब्डेनाइट का रोस्टिंग करते हैं तो उसमें से एक एक मेटल है ना, रेनियम करके मेटल, वो ऑप्टिक गैस जो होता है ना उसके थ्रू बाहर निकल रहा होता है। तो उस रेनियम को हमको रिकवर करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज रीजन्स ऊपर में लगा देते हैं। उस रीजन से होते हुए जब ऑप्टिक गैस बाहर निकलता है ना, तो उसमें जो मेटल होता है, रेनियम मेटल, वो आयन एक्सचेंज के थ्रू रेजिन उसको खींच लेता है, ठीक है। जब कॉपर का स्मेल्टिंग करते हैं तब भी ये ऑप्टिक गैस के साथ ये जो मेटल है, रेनियम मेटल, वो ऑप्टिक गैस के साथ ऊपर जाते रहता है। उसको आयन एक्सचेंज के थ्रू रेजिन्स में हम क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। बाद में फिर रेनियम को रिकवर कर लेते हैं रेजिन से, ठीक है। इसके अलावा नॉन फेरस मेटल में जब हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज़ करते हैं ना, जब हम इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट को प्योर करने के लिए या इलेक्ट्रोलाइट में जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करने के लिए हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी क्या होता है, ऐसे रेजिन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे रेजिन्स होते हैं। उसके अंदर से हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा उसको गुजारते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो भी इम्प्योरिटी होती है ना, वो रेजिन्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है ना। और जो नीचे से जो इलेक्ट्रोलाइट निकलता है वो पूरा प्योर होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में अगर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी ना तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो, ठीक है। इसके अलावा सबसे जो मेन एप्लीकेशन है भाई वो है वाटर ट्रीटमेंट का,
सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन तो वाटर ट्रीटमेंट में इसका होता है। इसके लिए क्या करते हैं, ऐसा रेजिन्स होते हैं, ठीक है, इस रेजिन में से वाटर को हम गुजारते हैं। तो वाटर के अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अदर इम्प्योरिटी है, ये सब रेजिन्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो नीचे से जो वाटर निकलता है वो प्योर होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आयन एक्सचेंज के। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं आयन एक्सचेंज मीडियम के बारे में कि आयन एक्सचेंज मीडियम क्या है, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज मीडियम जो रेजिन होता है ना, उसी को बोलते हैं। दिखने में इस तरह से कुछ होता है आयन जो रेजिन है, ठीक है। ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है ना, ऐसा गोल गोल पार्टिकल टाइप का होता है, पोरस बेड, इसको पोरस बीड्स बोलते हैं ऐसे, ठीक है। इसी में से होते हुए अपना लीच लिकर जो है जाता है, ठीक है, और आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है। तो अब हम थोड़ा समझ लेते हैं जो आयन एक्सचेंज रेजिन होता है ना, उसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर जो मेन हम इंडिकेट करते हैं वो आर और एक्स से इंडिकेट करते हैं। इसमें आर क्या होता है, आर जो होता है वो पॉलीमर होता है, इसको पॉलीमर बैकबोन बोलते हैं। और ये जो एक्स होता है ना, इसको आयन एक्सचेंज बोलते हैं, आयन एक्सचेंजर बोलते हैं, ठीक है। तो आर क्या है, पॉलीमर बैकबोन होता है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में आप देखोगे ना, तो ये जो है ना, ये पूरा पॉलीमर बैकबोन है। इसमें आयन एक्सचेंज यूनिट कौन सा है, ये SO3H2 दिख रहा है ना, SO3H, यही क्या है, आयन एक्सचेंज यूनिट होता है, यही आयन एक्सचेंज करता है। बाकी जो है केवल पॉलीमर बैकबोन होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये H करता क्या है आपका, देखो क्या होता है एक्चुअली में, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ क्या होता है। जब हम लीच लिकर को, जो हमारे पास लीच लिकर है जिसके अंदर मेटल डिज़ोल्व है, मान लीजिए मैंने कॉपर मेटल को डिज़ोल्व कर दिया लीच लिकर में, है ना। तो लीच लिकर, मान लीजिए शुरू में मेरे पास क्या था, H2SO4 था, है ना, लीचिंग सॉल्यूशन। तो इसको मैंने कॉपर ओर को मैंने इसके अंदर डाला, तो कॉपर ओर को मैं डालूंगा तो क्या होगा, कॉपर डिज़ोल्व हो जाएगा। तो कॉपर डिज़ोल्व होने के बाद सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, CuSO4। अब मुझे ये कॉपर को यहाँ से रिकवर करना है, तो मैं क्या करूँगा ना, इस जो लीचिंग सॉल्यूशन है या लीच लिकर है, उसको इसके थ्रू होके गुजारूंगा, किससे, रेजिन से होते हुए गुजारूंगा। तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयन है जो कैटायंस के फॉर्म में है, वो क्या करेगा ना, इस रेजिन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ये कॉपर आयन जो है हाइड्रोजन की जगह कॉपर आयन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है किस में चला जाएगा, लीच लिकर में चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, आयन का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब आयन का एक्सचेंज हो रहा है। कॉपर आयन किस में चला जा रहा है, रेजिन में चला जा रहा है, और जो हाइड्रोजन है रेजिन में, जो हाइड्रोजन है वो लीच लिकर में चला जा रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपका आयन एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटायंस का कैटायन एक्सचेंज हो रहा है। इसके अलावा एनायन एक्सचेंजर भी आता है, एनायन एक्सचेंजर। तो जो एनायन एक्सचेंजर है ना, उस केस में यहाँ पे क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन की जगह क्या होता है, क्लोरीन होता है या NO3 होता है, क्योंकि ये सब एनायंस बनाते हैं, ठीक है। क्लोरीन और NO3 एनायंस बनाते हैं। तो अगर आपको एनायन को एक्सचेंज करना होगा ना, तो पॉलीमर बैकबोन वही रहेगा, ठीक है। आपको क्या चेंज हो जाएगा, जो आयन एक्सचेंज यूनिट है ना, वो इससे चेंज हो जाएगा। तो ये आप एनायन का एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से कैटायन एनायन दोनों एक्सचेंज आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सिंपल रिएक्शन दिया है जो भी मैंने बताया, ये है CuSO4 जो अपना लीच लिकर है, ये अपना रेजिन है, ठीक है। जो आयन एक्सचेंज रेजिन है वो है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर जो है ना, वो पॉलीमर को बता रहा है, पॉलीमर बैकबोन को बताता है वो, ठीक है। जो SO3H है वो आयन एक्सचेंज यूनिट है। इसमें से H ही है बस जो एक्सचेंज करता है। तो देखो एक्सचेंज के बाद आपको क्या मिल रहा है, ये कॉपर जो किसके साथ था, पहले सल्फेट के साथ था, SO4 के साथ, वो रिप्लेस होकर कहाँ चला गया, रेजिन में चला गया, ये कॉपर में यहाँ पे देखो, ठीक है। और जो हाइड्रोजन आयन जो पहले रेजिन के साथ था, वो कहाँ चला गया, आपने लीच लिकर में चला गया, और क्या बना लिया, H2SO4 बना लिया, ठीक है। तो ये रेजिन के अंदर चला गया कॉपर। सेम अगर आपको एनायन एक्सचेंज करना है, जैसे यूरेनियम के केस में क्या होता है, कैटायन की जगह हमको एनायन एक्सचेंज करना होता है, तो वहाँ पे जो है ना, जो आयन एक्सचेंज साइट या यूनिट होता है वो NO3 या Cl होता है, ठीक है। तो यहाँ नीचे वाले रिएक्शन में देखो, ये R, यहाँ पे ये सब क्या है, पॉलीमर बैकबोन है इतना, और यहाँ पे जो क्लोरीन दिख रहा है ये आपका आयन एक्सचेंज यूनिट है। तो ये एनायन को एक्सचेंज करेगा क्योंकि नेगेटिव में एनायन है। तो अब हमारे पास क्या होता है, यूरेनियम का ये लीचिंग सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब ये देखो, इस यूरेनियम के लीचिंग सॉल्यूशन से हमको क्या करना है, रेजिन में पास कराना है। तो ये आयन एक्सचेंज आप करवाओगे तो क्या होगा, आपका जो पूरा यूरेनियम वाला जो यूनिट है रेजिन में चला जाएगा, और जो क्लोरीन है वो एक्सचेंज होकर बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कैटायन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एनायन और कैटायन दोनों आप एक्सचेंज कर सकते हो।
ठीक है। तो देखो पॉलीमर बैकबोन दोनों के केस में होगा, चाहे कैटायन एक्सचेंज हो या एनायन एक्सचेंज हो, पॉलीमर बैकबोन होना ज़रूरी है ना। एक लॉन्ग चेन यूनिट बनाता है जो पॉलीमर बैकबोन होता है ना, ऐसे लॉन्ग चेन यूनिट बनाता है, और उसी पॉलीमर बैकबोन में बीच बीच में आपका आयन एक्सचेंज यूनिट जुड़े होते हैं जो एक्चुअली में आयन एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, पॉलीमर बैकबोन मतलब केवल उसको सपोर्ट देता है ना, और जो एक्सचेंज यूनिट है वो एक्सचेंज करता है। यहाँ पे इस तरह से दिखाई देता है ना। ऐसे ही मतलब छोटा छोटा पोरस बॉल जैसा बनाया जाता है ताकि इसका सरफेस एरिया बड़ा हो और आयन एक्सचेंज में जो आयन एक्सचेंज है वो जल्दी हो, क्योंकि आयन एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अब हम बात करते हैं कि जो आयन एक्सचेंज जो रेजिन होता है ना, ये जो रेजिन है उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले उसकी क्वालिटी होनी चाहिए फंक्शनैलिटी की। फंक्शनैलिटी में मेन क्या होना चाहिए, सेलेक्टिव लेंस होना चाहिए, मतलब सेलेक्टिवली आयन एक्सचेंज होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास लीच लिकर है, अब उस लीच लिकर में 3-4 एलिमेंट है, जैसे कॉपर सल्फेट के लीचिंग सोल्यूशन में लेता हूँ, इसके अंदर कॉपर के अलावा आपका आयरन भी है इस सॉल्यूशन के अंदर, मान लीजिए जिंक भी है ना, मान लीजिए सिल्वर भी है। तो मुझे क्या कराना है भाई, मुझे तो केवल कॉपर को क्या कराना है, आयन एक्सचेंज करवाना है, दूसरे को नहीं करवाना है ना। तो आपको जो रेजिन जो लोगे ना वो सिलेक्टिव ऐसा रेजिन होना चाहिए जो केवल कॉपर को एब्जॉर्ब करे, बाकी को एब्जॉर्ब ना करे, इसको बोलते हैं सिलेक्टिवनेस। तो रेजिन में ये सिलेक्टिवनेस होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है आयन एक्सचेंज कैपेसिटी। रेजिन की जो आयन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कम अमाउंट का रेजिन भी ज़्यादा आयन को अपने अंदर क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। अगर आयन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत कम रहेगा तो क्या क्या होगा, आपको बहुत सारा रेजिन की ज़रूरत पड़ेगी, और जितना ज़्यादा रेजिन लोगे उतना आपको बड़ा कंटेनर लेना पड़ेगा, उतना ज़्यादा पैसा खर्च होगा। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज कैपेसिटी रेजिन की ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जैसे ये आपका रेजिन है, ठीक है, अब आप इस स्ट्रक्चर में देखो कितना आयन एक्सचेंज यूनिट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, 8 यहाँ पे यूनिट है, मतलब ये 8 आयन को बस एक्सचेंज कर सकता है। बाकी अगर 9वां आयन आया तो उसको एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयन एक्सचेंज यूनिट तो ख़त्म हो चुके हैं ना। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कैपेसिटी। तो रेजिन की जो कैपेसिटी है ना आयन एक्सचेंज करने की, वो ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए रेजिन में। जब हम उसको हैंडलिंग करें, यहाँ से वहाँ ले जाएँ, तो उस केस में वो टूटे मत। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर साइज का होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ऑस्मोटिक स्टेबिलिटी। ऑस्मोटिक स्टेबिलिटी मतलब अगर जो सॉल्यूशन है, जो आप जो सॉल्यूशन डाल रहे हो उसका अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन होता है, जैसे एसिडिक अलग होता है, एल्कली अलग होता है, तो उस केस में भी अलग अलग कंडीशन में भी अपना जो केमिकल जो नेचर है उसको बना के रखें। ठीक है, ख़राब ना हो, ये सब क्वालिटी रेजिन के अंदर होनी चाहिए। अब बात आती है कि जब हम रेजिन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि रेजिन सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही रेजिन सिलेक्शन करना आपको ज़रूरी है। तो रेजिन सेलेक्ट करने समय हमको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले टारगेट मेटल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लीचिंग सॉल्यूशन में जो लीच लिकर होगा उसके अंदर बहुत सारा एलिमेंट होगा, तो हमको किसी एक एलिमेंट को ही रिकवर करना है। तो टारगेट मेटल के बारे में ध्यान में रख के आपको रेजिन सेलेक्ट करना है। दूसरा क्या है, सॉल्यूशन मैट्रिक्स। आपका सॉल्यूशन किस टाइप का है, एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर एल्कली सॉल्यूशन है। एसिडिक सॉल्यूशन जनरली सल्फेट और क्लोराइड को बोलते हैं। ये आपका कॉपर और एल्युमिनियम वगैरह के लिए यूज़ होता है। अगर कॉपर और एल्युमिनियम का लीचिंग करना होगा ना तो हम एसिडिक का यूज़ करते हैं। अगर वहीं गोल्ड का लीचिंग करना हो तो हम क्या करते हैं, एल्कली सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, जैसे साइनाइड है ना, गोल्ड को डिजोल्व कराते हैं साइनाइड में, तो गोल्ड साइनाइड बनता है। तो आपको पता होना चाहिए आपका सॉल्यूशन किस टाइप का है, एसिडिक है कि एल्कली है। दोनों केस में अलग अलग रीजन का उपयोग होता है। उसके अलावा नेक्स्ट है सॉल्यूशन पीएच क्या है, जो आपका लीच लिकर है उसका पीएच क्या है, क्योंकि रेजिन जो है ना पीएच सेंसिटिव होता है, एक पर्टिकुलर पीएच में ही वो रेजिन काम करता है। ठीक है, अगर पीएच अगर इधर उधर होगा तो रेजिन काम करना बंद कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड और पल्प कॉन्सेंट्रेशन। जो आपका लीच लिकर है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिव आयंस। कॉम्पिटेटिव आयन मतलब जैसे बताया ना, कॉपर के साथ साथ और भी दूसरे आयन होते हैं, तो कितना अमाउंट में है आयन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, उसी हिसाब से सेलेक्ट करना है। उसके अलावा सॉल्यूशन टेम्परेचर। जनरली टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है, बट हाइड्रोमेटलर्जी में कहीं पे भी हम 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर भी आपको प्रॉपर मेंटेन करना ज़रूरी है। अब जो आयन एक्सचेंज के काइनेटिक्स है थोड़ा सा समझ लेते हैं, वो मतलब प्रोसेस होता कैसे है। देखो आयन एक्सचेंज प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपका जो देखिए आप मान लीजिए ये रेजिन है आपका। ठीक है, ये रेजिन है ना, इसके अंदर मैंने क्या किया, लीच लिकर को डाल दिया। ठीक है, लीच लिकर को मैंने डाला, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लीच लिकर में जो आयन है वो क्या होगा, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट होगा रेजिन के सरफेस में। ठीक है,
ठीक है। जो आयन एक्सचेंज डिजॉल्व है लीच लिकर में, वो पहले क्या आएगा, रेजिन के सरफेस तक ट्रांसपोर्ट होगा, पहले आएगा। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा, वो अंदर डिफ्यूज़ होगा। जो आयन रेजिन के सरफेस में आया है वो रेजिन के अंदर डिफ्यूज़ होगा, तभी आयन एक्सचेंज हो पाएगा। सेकेंड स्टेप में आयन क्या है, रेजिन के अंदर जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अंदर जाने के बाद वो मेन एक्सचेंज रिएक्शन करेगा, है ना। जैसे ही आयन अंदर जाएगा, रेजिन के अंदर जाने के बाद आयन एक्सचेंज होगा, ठीक है। आयन एक्सचेंज के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जो आउट गोइंग आयन है, मतलब अब आयन एक्सचेंज हो गया तो मेटल आयन क्या हो गया, अंदर में एब्जॉर्ब हो गया, और जो रेजिन में जो आयन था वो अब बाहर निकलेगा, ठीक है। उसको बोलेंगे आउट गोइंग आयन। तो आउट गोइंग आयन क्या होगा, इंटीरियर रेजिन से सरफेस तक पहुंचेगा, रेजिन के अंदर से कहाँ पहुंचेगा, रेजिन के सरफेस तक पहुंचेगा। और नेक्स्ट पाँचवें स्टेप में क्या होगा, जो आउट गोइंग आयन है वो सरफेस से लेके बल्क में चला जाएगा, कि बल्क में चला जाएगा मतलब लीचिंग सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से 5 स्टेप होता है, ठीक है। चलो एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, आपका जो आयन है जैसे कॉपर आयन है वो क्या होगा, सबसे पहले रेजिन के सरफेस में आएगा, फिर ये कॉपर आयन इसके अंदर डिफ्यूज़ होगा, 2 स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या होगा, ये आयन एक्सचेंज करेगा, कॉपर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो हाइड्रोजन आयन है वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयन जो बना है एक्सचेंज से वो रेजिन के सरफेस तक आएगा, फिर वो हाइड्रोजन आयन रेजिन के सरफेस से वापस से सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आयन एक्सचेंज होगा। तो ये 5 स्टेप होता है। इस 5 स्टेप में हमको क्या करना पड़ता है, जो रेट कंट्रोलिंग स्टेप है उसको पता लगाना पड़ता है, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है। फिर उस स्लोएस्ट स्टेप को रेट को बढ़ाने के लिए हमको काम करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ओवरऑल जो आयन एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं एक्चुअल में आयन एक्सचेंज प्लांट के बारे में, मतलब प्लांट के अंदर हम आयन एक्सचेंज किस अलग अलग तरीके से करते हैं। तो देखो, जो आयन एक्सचेंज प्लांट को हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज कॉन्टैक्टर। ये 3 टाइप का होता है, एक होता है फिक्स्ड बेड कॉलम, फ्लूइडाइज्ड बेड कॉलम, सेकेंड थर्ड है रेजिन इन पल्प। 3 तरीके से हम आयन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, फिक्स्ड बेड कॉलम। इसमें आप ध्यान दीजिए अच्छे से। फिक्स्ड बेड कॉलम में क्या होता है, इस तरह से कॉलम होते हैं हमारे पास, मतलब एक कंटेनर होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे बाहर से बना हुआ ऐसे कंटेनर होते हैं। इस कंटेनर में शुरू में हम क्या डालते हैं, जो अपना रेजिन है ना उसका बेड बेड बना के डाल देते हैं ऐसे बेड के फॉर्म में। जितने भी रेजिन है क्या कर दिया, अंदर में हमने पूरा फिक्स कर दिया कॉलम के अंदर, ठीक है। इसको रेजिन बेड बोलते हैं, इसलिए फिक्स्ड बेड कॉलम में रेजिन का बेड बना के हमने अंदर में डाल दिया। अब हम क्या करते हैं ना, ऊपर से हमारा जो लीचिंग सॉल्यूशन है जिसे हमें मेटल रिकवर करना है उसको हम डालते हैं। तो ये क्या होता है, ऊपर से हमने लीचिंग सोल्यूशन डाला वो नीचे से बाहर निकलता है, ठीक है। तो जैसे आप लीचिंग सोल्यूशन ऊपर से डालोगे ना, आयन एक्सचेंज चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल आयन है वो क्या होगा, धीरे धीरे आयन एक्सचेंज कर रहे हैं। आयन एक्सचेंज के कारण जो हाइड्रोजन आयन पहले था, देखो पूरा ऊपर में हाइड्रोजन था, उसको कौन रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे मेटल जो रहेगा, जो भी मेटल रहेगा सॉल्यूशन में वो रिप्लेस करते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप डालोगे जो ये रिप्लेस कर रहे हैं देखो, और जो हाइड्रोजन आयन था पहले वो सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा, और जो सॉल्यूशन में जो आयन था वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो जब डालते रहोगे ना, डालते रहोगे तो एक समय बाद ऐसा आएगा कि कंप्लीट जो है एक्सचेंज कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कॉलम के अंदर पूरा का पूरा मेटल आयन आ जाएगा और जो हाइड्रोजन आयन है वो पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेज, मतलब आपका सैचुरेशन आ गया रेजिन में। आप रेजिन और आयन एक्सचेंज नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा अगर आयन एक्सचेंज हो गया फिर भी आप लीचिंग सॉल्यूशन डाल रहे हो ना, तो मेटल आयन एब्जॉर्ब कैसे होगा, क्योंकि जो एक्सचेंजिंग यूनिट है वो तो खत्म हो गया, हाइड्रोजन जो एक्सचेंज करता था वो खत्म हो गया है ना। तो ये सैचुरेशन में आ जाता है। तो वो आपका पता कब चलेगा, जब यहाँ से जो एंड से जो बाहर निकलेगा लीचिंग सॉल्यूशन, अगर उसमें आयंस का कंटेंट ज़्यादा बना रहा, मतलब आयन मैंने ऊपर से डाला, मान लीजिए कॉपर आयन था, नीचे आने के बाद भी कॉपर आयन ही मिल रहा है, मतलब आपको ये जाना है कि बेड में सैचुरेशन आ चुका है, क्योंकि जो आयन है वो एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो सैचुरेशन आने के बाद उस बेड में हम और लीच लिकर देना बंद कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम इसमें क्या करते हैं ना, अब हम दूसरा सॉल्यूशन इसमें भेजते हैं। दूसरा सॉल्यूशन भेजते हैं मतलब एक और अलग से सॉल्यूशन होता है, उसको हम भेजते हैं। तो उसको जब हम भेजते हैं तो क्या होता है, फिर एक बार आयन एक्सचेंज होता है। जो सॉल्यूशन भेजते हैं ना, फिर उसमें आयन एक्सचेंज होता है। अब इस बार क्या होगा, जो सॉल्यूशन में जो आयन है ना वो इसको रिप्लेस कर देगा, किसको, यहाँ पे जो मेटल आयन है उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिप्लेस कैसे करेगा, अब जो आप सॉल्यूशन भेजोगे ना उसमें भी कोई कैटायन होगा, वो क्या करेगा, वो कैटायन इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेटल आयन है वो उस सॉल्यूशन में चला जाएगा। मतलब सेम हो रहा है, यहाँ पे भी आयन एक्सचेंज हो रहा है, बस यहाँ पे जो मेटल आयन है वापस से सॉल्यूशन में जा रहा है, और जो सॉल्यूशन में जो कैटायन है वो रीजन के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस तरह से जब दूसरा सॉल्यूशन भेजोगे ना, तो ये पूरा का पूरा जो मेटल आयन जो पहले रीजन के अंदर था वो पूरा सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। इस स्टेप को बोलते हैं इल्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, इल्यूजन।
ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, एक लीचिंग सॉल्यूशन से अपना जो मेटल आयन है उसको दूसरे सॉल्यूशन में रिप्लेस कर दिया। अब उस सॉल्यूशन से मेटल की रिकवरी आगे जा करके या प्रेसिपिटेशन आसान होगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड बेड कॉलम प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस होता है आपका रेजिन इन पल्प प्रोसेस, है ना। अब इस वाले प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास ऐसे कंटेनर होता है, इसमें लगातार हम फ्लो कराते हैं। फ्लो क्या कराते हैं, अपना जो लीचिंग सॉल्यूशन है, ठीक है, हमारा जो लीचिंग सॉल्यूशन है उसको हम फ्लो करा देते हैं कंटेनर के अंदर इस डायरेक्शन में, और जो रेजिन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक फिक्स्ड बेड नहीं होता, दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। मतलब यहाँ से मैं रेजिन डाल रहा हूँ तो रेजिन रहेगा, और यहाँ से सॉल्यूशन भी डाल रहा हूँ तो मतलब रेजिन क्या होगा, लीकर के अंदर ही पल्प के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और दोनों एक से दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इससे प्रॉपर आयन एक्सचेंज होता है। आयन एक्सचेंज का स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एगिटेशन भी देते हैं, यहाँ पे इसको एगिटेट करते घुमाते भी हैं, तो जितना आप घुमाओगे ना उतना आयन एक्सचेंज का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको रेजिन इन पल्प प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, बाद में हम रेजिन को मतलब फिल्टर के थ्रू अलग कर लेते हैं, और आयन को जो लीचिंग सॉल्यूशन है उसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रोसेस है फ्लूइडाइज्ड बेड कॉलम प्रोसेस। फ्लूइडाइज्ड बेड कॉलम में क्या होता है, इसमें भी एक कॉलम होता है, ऐसे ये देखो आप जो देख रहे हो ना, एक कॉलम होता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड बेड नहीं होता है, सॉरी फिक्स्ड बेड नहीं होता है, इसमें फ्लूइडाइज्ड बेड होता है। इसमें क्या होता है ना, इस कॉलम के अंदर हम अपने रेजिन्स को डाल देते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, रेजिन्स को डाल दिया, और ऊपर का पूरा अभी खाली है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं ना, अपना रेजिन को हमने नीचे में डाल दिया। अब यहाँ से हम फ्लूइड को देते हैं, जो लीच लिकर है उसको यहाँ से देते हैं। तो लीच लिकर को जब हम देते हैं तो क्या होता है, हाई स्पीड से जब हम लीच लिकर को देते हैं तो ये रेजिन क्या होता है, बेड एक्सपांड होता है। ऐसे जो रेजिन के जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, वो प्रेशर के कारण ऐसे दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपने फ्लूइडाइज्ड बेड रोस्टिंग पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे जो रेजिन बीच यहाँ पे नीचे में भी है जमे हुए हैं ना, वो क्या होते हैं, प्रेशर के कारण ऐसे दूर दूर फैल जाते हैं, है ना, लीच लिकर के प्रेशर के कारण। तो इसके फैलने के कारण क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। पहले बेड के फॉर्म में था, सरफेस एरिया थोड़ा कम था, अब पूरा फैल गया, है ना, पूरा। तो इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और प्रॉपर आयन एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये फ्लूइडाइज्ड बेड कॉलम ऐसे काम करता है। ठीक है, तो फ्लूइडाइज्ड बेड ऐसे काम करता है, और यहाँ से जो आपका जो लिकर है, जो लीचिंग सॉल्यूशन यहाँ से बाहर चला जाता है, जिसका आयन एक्सचेंज हो चुका है, क्योंकि पूरा कैटायन इसमें चला जाता है। पूरा जो मेटल आयन है वो रेजिन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो रेजिन के अंदर जो कैटायन है वो सॉल्यूशन में चला जाता है, और ये सॉल्यूशन यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ये जो रेजिन आपको मिला है, अब इसी बेड में हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम हम दूसरा सॉल्यूशन भेजेंगे। दूसरे सॉल्यूशन जब हम भेजेंगे तो रेजिन के अंदर जो मेटल एब्जॉर्ब है वो वापस से सॉल्यूशन में चला जाएगा, और सॉल्यूशन के अंदर जो आयन है वो रेजिन में चला जाएगा। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हम फिर से यहाँ से रिकवर कर लेंगे। उस सॉल्यूशन के अंदर अब क्या है, मेटल आयन है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन से मेटल की रिकवरी बहुत ही आसान है ना। तो ये था पूरा आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, कि हम मेटल की रिकवरी कैसे करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।